हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्या क्लासेस। हम में सतवीर यादव। आज हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी में वर्णमाला। ठीक है ना। अभी तक हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था, पहला जो हमारा कल टॉपिक था वो था हिंदी की भाषाएं, बोलियां। ठीक है ना, उनका हिंदी का विकास क्रम। तो इसके बारे में कल हमने पढ़ा था। तो जिसने पहली वीडियो न देखी हो तो उसे जरूर देख लेना। आज हमारा टॉपिक है वर्णमाला। ठीक है ना। और ज्यादातर जो टॉपिक रहेगा ना वो समझने के ऊपर रहेगा। वर्णमाला का जो टॉपिक रहता है वो केवल समझना ज्यादा होता है। ठीक है ना। लिखना तो है ही है। ठीक है, लिखना तो है ही है। और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे आपके क्वेश्चन आपके लगभग हर एग्जाम में फंसते हैं। वर्णमाला से क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में आता है, चाहे पुलिस का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो, एक्स वाई जेड, उसमें वर्णमाला का क्वेश्चन आपका बनेगा जरूर। ठीक है ना। तो आज हम शुरू करते हैं वर्णमाला। और जो नए लोग हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर वीडियो लास्ट तक देखना पसंद आए तो इसको फॉरवर्ड, ठीक है ना, इसको जो फॉरवर्ड और इसको लाइक जरूर कर देना। ठीक है ना। और जो भी अगर कोई कमी लगे ना तो उसे कमेंट करके बता दो। काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है वीडियो। हिंदी वर्णमाला में जो पढ़ने में आनंद आता है ना, बहुत अच्छा लगता है। पढ़ाने में भी अच्छा लगता है और पढ़ने में भी अच्छा लगता है। ठीक है ना। तो बस समझना है और कुछ नहीं करना, केवल समझना है, देखना। तो हिंदी में जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो है वर्णमाला। अब पहला क्वेश्चन ये बनता है कि वर्णमाला कहते किसे हैं? ठीक है ना। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा, देखना, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, किसको? समूह को क्या बोलेंगे? वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है ना। अब वर्णमाला में अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा की। तो उससे हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा पीछे जाते हैं। भाषा, भाषा जो है इसके व्यक्त करने के तीन तरीके हैं। एक तो होता है आपका लिपि, लिपि मतलब लेखन के आधार पर। एक होता है मौखिक, मौखिक मतलब जो मैं आपको समझा रहा हूं वो और लिख रहा हूं वो। एक होता है संकेतिक यानी सांकेतिक। तो सांकेतिक जो है संकेतों के माध्यम से भाषा व्यक्त करने का तीसरा तरीका है। एक तो जो लिखा जाएगा वो लिपि हो जाएगा, जो मैं बोल रहा हूं आपके सामने मौखिक भाषा है। और एक संकेत के माध्यम से जो है व्यक्ति को समझाया जाता है। तो भाषा के व्यक्त करने के कितने तरीके हैं? तीन तरीके हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? देखते चलना, एक एक पॉइंट आपको आज मैं क्लियर कर दूंगा। और शायद अगर वर्णमाला का तुमने टॉपिक पूरा पढ़ लिया तो इतनी गारंटी मैं दे रहा हूं किसी भी एग्जाम में आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। ठीक है ना। लेकिन हाँ, लेकिन आज इस वीडियो में केवल आपका स्वर ही कंप्लीट करा पाऊंगा। और सिंगल मैं आपको बता रहा हूं किसी भी एग्जाम में बैठ जाना। ठीक है ना। वर्णमाला से टॉपिक छूटेगा नहीं, बस आपको जो है पढ़ना है। ठीक है। तो भाषा व्यक्त करने के कितने तरीके हैं? तीन हैं, लिपि, मौखिक और संकेत यानी सांकेतिक। अब बात यह आती है कि भाषा जो है वो किस धातु से बना है। तो भाषा जो है भास धातु से बना है। इसमें आ का प्रत्यय लग गया और ये हो जाएगा आपका भाषा हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आता है, ये बताओ भाषा का जो किस धातु से बना है? तो भास से बना है। ध्यान रखना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। अब आते हैं हम वर्णमाला पर। देखना, टॉपिक जो है समझ के चलना है। ठीक है ना, एक एक पॉइंट क्लियर करके चलना है। देखते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब इस बात ये आती है वर्ण है क्या? तो वर्ण जो है इसे ध्वनि बोल देंगे। वर्ण को क्या बोलेंगे? ध्वनि बोलेंगे। ठीक है ना। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, वाक्य की सबसे छोटी इकाई। तो ये पूछा जाता है वर्ण या ध्वनि क्या है? तो वर्ण या ध्वनि जो है ये आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई है। और छोटी इकाई का मतलब क्या हो गया? इसके हम खंड नहीं कर सकते। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि ये सबसे छोटी इकाई क्यों है, क्योंकि इसके हम जो है खंड नहीं कर सकते। तो खंड नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। बाकी जो है जैसे बड़ों से आपका अक्षर बनता है। ठीक है, अक्षर बनता है, अक्षर से आपका शब्द बनेगा, शब्द से उपवाक्य बनेगा, उपवाक्य से वाक्य बनेगा। तो ये वर्ड जो है सबसे छोटी इकाई है। समझ में आ गया? कैसे वो भी देख लो, इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है, वर्ड देखना, ध्वनि देखना। जैसे मैंने एक शब्द लिया राम। अब राम शब्द है, राम एक शब्द है। राम में दो अक्षर हैं, रा प्लस म। ध्यान रखना, रा प्लस म, दो क्या है इसमें? अक्षर है दो। ठीक है, शब्द है एक। अब रा को भी अगर मैं तोड़ूंगा तो रा में से आपका र और प्लस आ की मात्रा, म प्लस अ, इसमें अ की मात्रा निकली है।
तो जितने भी आपके अक्षर बने, अक्षर में कोई ना कोई स्वर जरूर लगा होगा। रा में बड़े आ की मात्रा है तो ये आ गया, म में छोटे आ की मात्रा है तो ये हो गया। अगर इसमें पूछा जाए इसमें वर्ड कितने हैं, तो इसमें 4 वर्ड हैं। क्लियर हुआ ना। राम एक शब्द है, देखना, राम एक शब्द है, राम में 2 अक्षर हैं और राम में आपके 4 वर्ड हैं। ठीक है, कहीं कहीं बोल लेता है ये अक्षर है, ये अक्षर नहीं है। अक्षर आपका जो रहेगा वो रा प्लस म। ठीक है, ये वर्ड हैं, इन्हें ध्वनि बोल देंगे। ठीक है, इनके नीचे हम इसके खंड नहीं कर सकते। क्लियर। और देख लो, उसके अलावा अगर मैंने बोला ये बताओ मुझे शब्द है मोहन, तो मोहन में अक्षर कितने हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं मोहन में अक्षर कितने हैं। तो मो प्लस ह प्लस न, कितने अक्षर हैं, इसमें 3 अक्षर हैं। ध्यान रखना कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं। इसमें वर्ड कितने हैं, तो वर्ड यानी ध्वनि जो है म में से आपका जो स्वर निकला वो ओ, ह प्लस अ प्लस न प्लस अ। अब ये जो बना ये आपके कितने वर्ड निकले, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 वर्ड हैं, इसमें 6 आपके वर्ड हैं, 6 ध्वनियां हैं। क्लियर हुआ ना। पुलिस के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं जिनमें क्या करना पड़ता है, किसी शब्द को तोड़ना पड़ता है या टूटे हुए शब्दों को जोड़ के एक शब्द बनाना पड़ता है कि इसमें कौन सा आपका शब्द बनेगा। क्लियर हुआ ना, हटा रहा हूं इसे मैं। ठीक है ना। उसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूं ये बताओ मुझे, एक शब्द है, देखना, रामानंद। अब रामानंद को तोड़ना है तो देखना, रा प्लस मा प्लस न प्लस न, लेकिन ये कैसा है, हलंत वाला है कि इसमें कोई मात्रा नहीं है, और ये द, तो इसमें ये आपके अक्षर टूटे, ये तो आपका वर्ड ही है। ठीक है ना। अब इसको मैं तोड़ूंगा तो र प्लस आ प्लस म प्लस आ प्लस न प्लस अ और प्लस न, और ये द में निकलेगा अ की मात्रा। तो इस तरीके से हमने ये तोड़ दिया रामानंद। समझ में आ गया ना। तो इनको तोड़ने का तरीका ये है। ठीक है, इनको खंड करने का तरीका यही है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा और ये लिखा होगा, फिर पूछे ये शब्द क्या है, ये शब्द क्या है, तो 4 ऑप्शन होंगे। तो इस तरीके से पुलिस के एग्जाम में ये आपका पॉइंट बनता है। इतना मैं आपको बता दे रहा हूं, एक सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। एक और देखो, उसके अलावा एक शब्द है कर्म। अब ये कर्म को तोड़ना है, ऊपर जो र उड़ रहा है कर्म को, तो क, अब मैं यही से तोड़ दे रहा हूं, बिल्कुल तोड़ दे रहा हूं, क प्लस अ कर्म, तो इसमें र प्लस म प्लस अ, इसमें र म से पहले आना है। ध्यान रखना, र जो है म से पहले आना है। अब उसको इंग्लिश बना लो। देखो जरूरी नहीं, देखो हिंदी हमें हमें नियम ही चले, हिंदी में नियम जहां फेल हो जाते हैं, जहां नियम आपके खत्म हो जाते हैं, वहां केवल आपका एक सेंस चलता है। अब देखना, कर्म को अगर मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो के ए आर एम ए, कर्मा बोला जाता, नहीं बोला जाता, कर्मा, कर्म को कर्मा बोल देते हैं इंग्लिश में। तो इसी तरीके से के ए आर, आर से रवना फिर म, तो म से पहले आएगा। ठीक है ना, म से पहले आर आएगा, ये ध्यान रखना। दूसरा देखने क्वेश्चन आएगा चक्र। अब इसमें जो र आ रहा है वो नीचे लग रहा है। ठीक है, चक्र, चक्र को अगर मैं तोड़ूंगा तो इसमें च प्लस अ प्लस क क्र प्लस र प्लस अ, चक्र। इसमें क के बाद र आएगा। अगर ऊपर आपका र उड़ रहा है तो ये आपका शब्द से मतलब अक्षर से पहले आ जाएगा। दोनों बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। समझ में आ गया। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से ये आपके वर्ड या ध्वनि है जो सबसे छोटी इकाई होती है जिनके हम खंड करते हैं। क्लियर हुआ। अब आते हैं वर्णमाला पर। वर्णमाला में अगर ये पूछा जाए कि वर्णमाला में एक तो होते हैं स्वर, ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या मूल जो होती है वो तो होती है आपकी कितनी, 11। स्वर कुल कितने होते हैं लेखन के आधार पर, स्वर आपके 13 होते हैं, ध्यान रखना। उसी तरीके से व्यंजन जो होते हैं, व्यंजनों की जो मूल संख्या है वो है आपकी 33, और व्यंजनों की जो कुल संख्या है वो है आपकी 39 यानी 39। अब ये ध्यान देखा जाए तो मूल मूल को निकाल लो, 11 और 13 कितने हो गए, 44। तो 44 आपके वर्णमाला में मूल आपके क्या है, वर्ड है। ठीक है, अगर कुल देखा जाए तो 13 और 39 कितने हुए, तो 13 और 39 ये हो गए आपके 2,
और ये हो गए तीनों 1 4 5, 52 वर्ड होते हैं। तो क्वेश्चन आता है वर्णमाला में कुल वर्डों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। सिंपल क्वेश्चन आता है, समझ में आ गया। वर्णमाला में मूल जो आपके स्वर होते हैं वो 11 हैं, कुल स्वर 13 हैं, मूल व्यंजन 33 है और कुल व्यंजन 39 है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना, क्लियर। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसमें हम स्वर पढ़ेंगे। ठीक है, देखते चलना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्वरों से। ठीक है, तो स्वरों के बारे में अगर देखा जाए तो स्वर जो है, देखना, अ, उसके बाद आपका बड़ा आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर आएगा आपका ऋषि। ठीक है, ऋषि के बाद फिर इसमें छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, ठीक है ना, बड़ा ओ, ठीक है, छोटा ओ, बड़ा ओ, फिर इसी में आपका, यही मैं लिख दे रहा हूं, ये हो जाएगा अनुस्वर और ये हो जाएगा विसर्ग। यानी छोटी अंक को अनुस्वर बोल देंगे और बड़ी अंक को विसर्ग बोल देंगे, और इन दोनों को अयोगवाह भी बोल देंगे, अयोगवाह भी बोल देंगे, इसे अनुस्वर बोलेंगे, इसे विसर्ग बोलेंगे। ठीक है ना, अब यहां देखना, स्वर जो है, अगर ये पूछा जाए कि स्वर मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्रा के आधार पर स्वर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहले जो हैं उन्हें बोला जाएगा हर्स्व, या फिर आपका लघु, या बोला जाएगा मूल, यानी जिनमें केवल एक मात्रा का समय लगे। ध्यान रखना, इनमें केवल एक मात्रा का समय लगता है, ठीक है ना, उन्हें बोला जाता है हर्स्व, लघु या मूल। इसमें जो होते हैं वो कितने होते हैं, एक तो छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि वाला, क्योंकि ऋषि में छोटी ई की मात्रा आती है, रे बोलना, रे में आपकी छोटी ई की मात्रा आती है, तो इसमें हो जाएगा छोटी की मात्रा। तो इसमें केवल एक ही मात्रा का समय लगेगा, तो उन्हें बोलेंगे हर्स्व, लघु या मूल स्वर। समझ में आ गया, ठीक है, देखते चलना। दूसरे होते हैं जिन्हें बोला जाता है दीर्घ स्वर। कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर क्या होंगे, ये आपके जिनमें 2 मात्रा का समय लगे। दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगेगा। कितने मात्रा का समय लगेगा, 2 मात्रा का समय लगेगा। जैसे देखना, इसमें आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इसी में आ जाएगा आपका क्या नाम है, ए, बड़ी ए, इसी में आएगा छोटा ओ, इसी में आ जाएगा बड़ा ओ। ये जो आपके 1 2 3 4 5 6 7 संख्या कितनी है, 7। तो अगर ये पूछा जाए दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7 होते हैं। अगर यहां देखा जाए तो हर स्वर और लघु स्वर कितने होते हैं, ये आपके 4 होते हैं। ठीक है ना, यहां 2 मात्राएं आ रही है सब में, बड़े आ में, बड़ी ई में, बड़ा ऊ में, ए में, ए में, ऊ में, ओ में। इसमें आपके ये वाले शुरू के जो 3 हैं, ये आपके मूल दीर्घ हैं। ठीक है ना, ये मूल दीर्घ स्वर हैं। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये क्या है, आपके मूल दीर्घ स्वर हैं। ये वाले जो 4 हैं, ठीक है ना, ये 4 जो हैं ये संयुक्त, ध्यान रखना, ये संयुक्त दीर्घ स्वर हैं, संयुक्त दीर्घ स्वर हैं। मूल ये है कि अ प्लस अ, इसमें अ की मात्रा ही आई है, इसमें केवल ई की मात्रा आएगी, इसमें ऊ की मात्रा आएगी, उससे इनका रूप दीर्घ होगा। यहां पर क्या है कि यहां पर संयुक्त है, यहां पर मात्राएं अलग अलग आती हैं। अब मात्राएं कैसे लगाती हूं यहां देखना, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं अ प्लस अ बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा बड़ा आ। अगर ये पूछा जाए कि ई प्लस ई बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा बड़ी ई। ऊ प्लस ऊ बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बड़ा ऊ। तो इसमें एक ही जाति के हैं, तो इन्हें हम जो है मूल दीर्घ स्वर जो है इन्हें हम बोलेंगे सजातीय, सजातीय, या इन्हें सवर्ण बोला जाता है। सवर्ण, जब आप दीर्घ संधि पढ़ोगे तब ये शब्द बार बार आएगा, सवर्ण। ठीक है, जहां सवर्ण वर्णों का मेल होता है और उनका रूप दीर्घ हो जाता है तो उन्हें दीर्घ संधि कहते हैं। तो दीर्घ संधि में ये आपके आएंगे, ठीक है ना। संयुक्त दीर्घ स्वर जो हैं ये आपके विजातीय होते हैं, विजातीय। विजाति मतलब अलग जाति के, या फिर बोलेंगे इसे असवर्ण। क्या बोलेंगे, असवर्ण बोलेंगे। यहां तक क्लियर हुआ, यहां देखना, जैसे कि यहां पूछा जाए अ प्लस ई, तो ये बराबर क्या बना आपका, छोटी ए बना। अ प्लस ई, दोनों जातियां अलग अलग हैं तो ये विजातीय हो जाएंगे। उसी तरीके से अ प्लस ए बराबर बनेगा बड़ा ए। उसी तरीके से आपका देखना, अ प्लस ऊ बराबर बनेगा, इसमें ओ बनेगा।
और अ प्लस ओ बराबर क्या बनेगा, बड़ा ओ बनेगा। तो ये आपके जो चार हैं ये विजाती हैं या संयुक्त दीर्घ स्वर हैं, ये आपके कहलाएंगे कौन से दीर्घ स्वर कहलाएंगे, मूल दीर्घ स्वर। क्वेश्चन क्या बनेगा, जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा है, तो अगर आपका इनमें बड़ा आ है तो ये हो जाएगा, बड़ी ई है तो हो जाएगा, बड़ा ऊ है तो हो जाएगा, ठीक है। अगर इनमें भी अगर पूछा जाए कि इनमें दीर्घ स्वर कौन सा है, तो आपका क्वेश्चन आएगा, देखना, छोटी, छोटा अ, ए और आ जाएगा ओ। तो इसमें दीर्घ स्वर आपका ए है कि उसमें दो मात्राएं हैं, लेकिन यहीं पर आपका एक क्वेश्चन बन जाए बड़ी ई लिख जाए। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें दीर्घ बताओ, तो इसमें अब दीर्घ जो है ना, मूल दीर्घ, वो ई हो जाएगा। मूल ई तो ई है, ठीक है। अगर चलो ये भी खत्म करते हैं, यहां लिखते हैं बड़ी ए, ठीक है ना, ये करते हैं बड़ा आ, ये छोटी ए और इसे कर देते हैं बड़ा ओ। अगर मैं आपसे पूछूं इनमें दीर्घ कौन सा है, तो आपको आंसर लगाना है बड़ा आ। एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया, समझ में आ रहा है ना, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। तो नहीं लिख लेना। उसके अलावा तीसरा जो है जिसे बोलते हैं प्लुत स्वर। अब ये प्लुत स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर में आपकी तीन मात्राएं आएंगी। कितनी मात्राएं आएंगी, तीन मात्राएं आएंगी। इसमें जितने भी आपके पवित्र स्वर होते हैं, ये लिख लिया होगा ना, ठीक है। मैं सजाती विजाती हटा रहा हूं अभी, ठीक है। तो इसमें ये देखना, ऊपर लिख दे रहा हूं मैं। तीसरा जो है वो है आपका प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर की अगर मैं बात करूंगा, तो प्लुत स्वर जो होता है इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, तीन मात्रा होती हैं, ध्यान रखना, जिसमें तीन मात्रा का समय लगेगा, ठीक है। इन्हें बोला जाता है पवित्र स्वर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पवित्र स्वर कौन से होते हैं, तो पवित्र स्वर वो होते हैं जिनमें तीन मात्राओं का समय लगता है, किसी भी मतलब स्वर को खींच दिया जाता है। जैसे देखना, जैसे मैंने बोला एक शब्द है ओम, अब मैंने इस तरीके से लिख दिया जिसमें आपका दीर्घ है, लेकिन बीच में आपका ये कुछ तीन तरीके का अक्षर आता है इस तरीके से, तो ये ओम आपका सही है। ओम यानी ओ की मात्रा को खींचना कहलाएगा ओम, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला आपसे ये बताओ मुझे रा म, अब ये रा में जो है बीच में तीन वाला अक्षर जो इंडिकेट कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका प्लुत स्वर। या फिर आपका आएगा सा, ठीक है ना, क्या आएगा सा, तो सा आ गया। रे, तो किसी मात्रा को खींच देना, ध्यान रखना, खींच देना आपका प्लुत स्वर कहलाएगा, समझ में आ गया। तो प्लुत स्वर किसे बोलेंगे, किसी भी स्वर को लास्ट में खींच देना, वो आपका कहलाएगा प्लुत स्वर कहलाएगा, जिसमें तीन मात्रा का समय लगे। क्लियर, समझ में आ गया। यानी मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अगला जो पॉइंट है वो ये आएगा कि जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर, तो जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जीभ के आधार पर स्वर जो है ये भी आपके तीन प्रकार के ही होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। देखना, पहला हो जाएगा अग्र, ठीक है, समझते चला, यहां पर समझना है। दूसरा हो जाएगा आपका मध्य स्वर, और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पश्च स्वर। तो पहला जो है वो है आपका अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। अब यहां मैं आपको बता दूं, आपको बस एक काम करना है कि छोटा जो आ है, इस छोटे आ को मध्य में रख दो, इस छोटे आ को उठा के मध्य में रख दो। बाकी जितने बचेंगे वो आपके या तो अग्र में जाएंगे या पश्च में जाएंगे। बस आपको क्या करना है, देखना, जो ध्वनि गले से निकले, ध्यान रखना, जो ध्वनि गले से निकले ना वो पश्चिम में जाएगी, और जिसमें हम जीभ का प्रयोग करेंगे ध्वनि को बनाने में, वो अग्र में जाएगा। जीभ में अगर मतलब हल्की भी हलचल होती है, हल्की भी हलचल होती है, तो वो अग्र में चला जाएगा। लेकिन जहां जीभ में बिल्कुल भी हलचल ना हो, जीभ जो है नीचे वाले मसूड़ों से लगी रहे, हमेशा हटे ना, नीचे वाले जो दांत है ना उनसे लगी रहे, तो आपका वो आपका क्या कहलाएगा, ध्वनि आपकी गले से निकलेगी। तो जीभ में कोई हलचल नहीं होगी, तो वो कहलाएगा पश्च, और जिसमें जीभ का प्रयोग किया जाएगा वो कहलाएगा आपका अग्र। बोलता जा रहा हूं, देखना, अब तो मैंने मध्य में रख दिया, अ, जीभ जो है दांत से लगी हुई है, नीचे हटी नहीं है। फिर मैंने बोला आ, आ, तो आ जो है ये कैसा है, पश्च है, क्योंकि इसमें ध्वनि जो है वो गले से आ रही है, जीभ में इसमें किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं हुई है। अ, आ, है ना, नहीं हुई।
फिर मैंने बोला ई। अब देखना जैसे ही मैंने ए और ई बोला, जीभ जो है दांतों से हटी। बोल के दे लो, अ आ ई, है ना, आगे से जीभ हट गई, यानी जीभ में हलचल हुई। तो जीभ में अगर हलचल हुई है तो ये आपका अग्र स्वर है। ई ई, जीभ जो है पीछे हट गई। और देख लो उसके बाद आपका फिर आता है ओ ऊ। बोल के देखना, ओ ऊ, जीभ नीचे वाले दांतों से ही लगी है, ध्वनि गले से बन रही है, तो ये आपका हो जाएगा पश्च स्वर। बोल के देख लो, ओ ऊ, ओ ऊ, ठीक है, ये पश्च हो जाएगा। फिर मैंने बोला ए ऐ, तो अगर इन दोनों को अगर मैं बोलूंगा तो इसमें भी ध्यान रखना ये अग्र में ही जाएंगे। बोल के देख लो, इसमें जीभ में हलचल हुई, जीभ हट गई दांतों से, ए ऐ, है ना। जैसे मैंने बोला ओ ऊ, जीभ में कोई हलचल है? बिल्कुल भी नहीं है। फिर मैंने बोला ए ऐ, जीभ हटी, है ना। तो जिसमें जीभ में हलचल हो रही है वो अग्र है, जिसमें आपकी गले से ध्वनि बनेगी केवल वो आपका पश्च है। अब आ गया आपका ओ और औ। ओ औ, अब इसमें भी देखना ध्वनि जो है वो गले से ही निकल रही है, जीभ वैसी की वैसी ही रखी हुई है, दांतों से लगी हुई है। तो जब आपकी जीभ में हलचल होगी तो अग्र होगा, और जीभ आपकी जो जुड़ी है वहां से जो स्वतंत्र हिस्सा है उसे हम बोलेंगे पूरा अग्र। गले का हिस्सा बोलेंगे हम आपका पश्च। छोटे आके उठा के रख दो आपका मध्य में। क्लियर? समझ में आ गया ना? मेरी कोशिश यही है कि आपको ये समझ में आए। अगर समझ आए तो वीडियो को भी लाइक कर दो, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है ना। और इसको क्या नाम है, फॉरवर्ड भी करते रहना, ठीक है ना। और नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है। तो कितने हुए? जीभ के आधार पर 3 प्रकार के, मात्रा के आधार पर भी 3 प्रकार। वीडियो 2018 का जो पेपर हुआ था, 2018 में ही हुआ था, तब ये लगातार पूछे गए थे कि बताओ मुझे कि मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, जीभ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, अगला देखते हैं। उसके अलावा अगले जो स्वर हैं वो है मुख द्वार खुलने के आधार पर। खुलने के आधार पर, यानी मुख द्वार खुलने के आधार पर या मुख की आकृति के आधार पर अगर ये पूछा जाए तो ये हो जाएगा मुख की आकृति के आधार पर, ठीक है, ये बोला जाएगा आकृति के आधार पर। कैसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये प्रकार के होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो मैं भी 2 प्रकार के समझाऊंगा, 4 प्रकार के बाद में से बांट दूंगा, ठीक है। 2 ही प्रकार के समझने, एग्जाम में भी आपके ज्यादातर 2 ही प्रकार के बनते हैं, लेकिन बाद में बांटेंगे 4 प्रकार में, ठीक है ना। या देखना, मुख द्वार खुलने के आधार पर एक जो होते हैं वो तो होते हैं आपके जिन्हें बोला जाता है, ध्यान रखना, समव्रत। समव्रत स्वर एक जो होता है जिसे हम बोलते हैं, ध्यान रखना। दूसरा जो है वो है विव्रत। तो एक तो होते हैं समव्रत, एक होते हैं विव्रत। समव्रत जिसमें ध्यान रखना मुख द्वार, मुख द्वार बंद सा रहे, ठीक है ना, बंद सा रहे। और इसमें हो जाएगा जिसमें मुख द्वार खुल जाए, तो मुख द्वार खुले या खुलासा रहे। अंतर क्या वो समझना। देखो ये भी टॉपिक आपको समझना है बहुत ज्यादा, मतलब थोड़ा समझ में आ गया तो बढ़िया, नहीं समझ में आया तो समझ में नहीं आता है फिर, ठीक है। ये मैं आपको बता दे रहा हूं, तो प्यार से समझना। वर्णमाला है, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूं, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं पढ़ने की जरूरत भी नहीं, किताब भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां समझना, समव्रत समान व्रत, विव्रत बड़ा व्रत, अपनी तरफ से समझा रहा हूं, ठीक है। मुख द्वार बंद सा रहेगा, मुख द्वार खुला रहेगा। देखो हमारा ये ना, यहां से ये जो मैंडिबल जो आपकी अस्थि है ना, ये चलती है, ये गतिशील अवस्था में रहती है। मुख में केवल एक ही मात्र हड्डी होती है पूरे चेहरे में जो गतिशील अवस्था में होती है, उसे बोलते हैं मैंडिबल। ये जो ना ये वाली, ठीक है, ये मूवमेंट रहेगा। तो यहां से यहां तक पूरा मुख द्वार है, ऊपर का जबड़ा नीचे का जबड़ा, देखते चलना, ऊपर का जबड़ा नीचे का जबड़ा, समझ में आ रहा है ना। अगर इसमें हलचल होती है, अगर ये हल्का सा भी खुलता है तो ये विव्रत है, यानी मुख द्वार हल्का सा खुला, पूरा खुला तो ये आपका पूर्ण विव्रत हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये वैसा का वैसा ही रहता है, वैसा का वैसा ही रहता है या बंद सा होता है तो ये कहलाएगा आपका समव्रत। समझ में आ गया। अगर हल्का सा भी खुलेगा मुख, हल्का सा भी मूवमेंट होगा, ध्यान रखना बहुत बारीकी क्वेश्चन बनते हैं इनसे, हल्का भी ऊपर होगा तो आपका है विव्रत बड़ा व्रत, खुलेगा। समव्रत समान रहेगा या बंद सा रहेगा, ठीक है। तो हल्का मूवमेंट होगा विव्रत है, वैसा का वैसा ही रहेगा समव्रत है, या बंद सा होगा तो समव्रत है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताते चलना, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं उठा रहा हूं इसमें छोटा आ, बोलना, देखना, अ हल्का सा उठा, अ, तो ये छोटा हल्का सा उठा, इसे तुरंत इसमें रखना है आपका, किसमें रखना है, इसमें रख दो आपका
किसमें, विब्रत में रख दूं। मैंने बोला बड़ा आ बोलना, अ आ, अ आ, तो अ में हल्का आ, तो ये आपका हो जाएगा, इसमें मुख आपका पूरा खुल गया। तो छोटा बड़ा हमने किस में रख दिया, विब्रत में, इसमें मुख द्वार खुल रहा है। अब आ जाओ ई, देखना ई मैंने बोला तो इसमें न तो मुख द्वार खुला न बंद हुआ, तो ये आपका किस में जाएगा, छोटी ई, ध्यान रखना, छोटी और बड़ी ई, ये किस में जाएगा, ये समृत में चला जाएगा। देखना ई, क्योंकि जीव जो थी दोनों दांतों से, ऊपर वाले दांतों से नीचे वाले दांतों से दबी हुई थी, वो वैसी की वैसी है, दांत उठे ही नहीं है बिल्कुल, तो मुख द्वार खुला ही नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका समृत। समझ में आ गया। अब देख लो ऊ, तो ऊ में अपने आप ओठ देख लो बिल्कुल ही बंद है, ऊ तो ओठ भी बिल्कुल बंद है, तो ये तो अपने आप ही लग रहा होगा कि हाँ ये समृत है। ठीक है, चलो इसमें रख लेते हैं, दोनों रख लेते हैं, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब इधर आ जाओ, छोटी ए और बड़ी ए में। अब देखना छोटी ए बड़ी ए में एक समृत है एक विब्रत है। मैंने बोला ए, ए आए, छोटी ए में देखना ए नहीं खुला ना, बड़ी ए में ए हल्का सा खुला, तो छोटी ए जो जाएगी वो तो जाएगी आपकी किसमें, समव्रत में, और बड़ी ए जो जाएगी वो जाएगी आपकी किसमें जाएगी, विव्रत में। क्लियर हो गया। अब यहां देख लो ओ आओ, ओ आओ, ओ आओ, ओ में आपका मुख द्वार खुला नहीं खुला, तो मुख द्वार नहीं खुला ना, तो ये रख दो आपका किसमें, ये रखा जाएगा आपका समव्रत में। ठीक है, अब मैंने बोला ओ आओ, आओ, आओ में मुख द्वार खुला लेकिन हल्का खुला, तो ये आपका चला गया, बड़ा हो जाएगा आपका विव्रत में चला जाएगा। समझ में आ गया। दिक्कत हो बताना, प्रैक्टिस करना शीशे के सामने सबसे बढ़िया, वो भी अकेले में करना, घर वालों के सामने करोगे तो पागल समझेंगे। ठीक है ना, तो जो है ध्यान रखना ये चीजें। तो छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो, छोटी ए और छोटा हो, ये तो समव्रत है, अ आ ए मतलब बड़ी ए और बड़ा हो, ये हो जाएंगे आपके विव्रत। अब इनको मैंने बोला चार भागों में बांट दो, ये समव्रत हैं, इसमें एक आपके जो है दूसरे ने बोलते हैं अर्ध समव्रत। अब ये अर्ध समव्रत में जिसमें आधा मुंह खुलेगा, ये दोनों वो रख दो, छोटी ए और आपका छोटा हो, ये आपका रहेगा किसमें, ये अर्ध समव्रत में बांट देते हैं। फिर आते हैं आपके विव्रत, और ये कहलाते हैं आपके अर्ध विव्रत। तो अर्ध विव्रत में जो जाएंगे वो उसमें आपके बड़े आ को छोड़कर, ध्यान रखना, बड़े आ को छोड़कर इसमें आपका जाएगा छोटा भी चला जाएगा, इसमें बड़ी ए भी चला जाएगा, और इसमें आपका बड़ा ओ भी चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये चार भागों में बांट दिए, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है केवल तुम्हें दो भागों में बांट के चलने हैं, और जब ये सीख जाओगे तो तुम अपने आप जो है चार भागों में बांट दो। कैसे देखना, इन दोनों में तो आपका बिल्कुल ही आपका मुख द्वार बंद था, इसमें थोड़ा सा बंद था, तो ये आपके अर्ध समव्रत हैं। इसमें पूरा खुला था मुख, इसमें पूरा मुख नहीं खुला था, इसमें हल्का सा मुख खुला था, तो ये आपके अर्ध विव्रत है। क्लियर है, समझ में आ गए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो स्वरों का चैप्टर जो है थोड़ा बड़ा है, ठीक है, हटा रहा हूं मैं इन्हें। अब देखते हैं, अब इसके बाद होठों के आधार पर, ध्यान रखना, ओठों के आधार पर, तो ओठों के आधार पर जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके जिन्हें बोला जाता है व्रतमुखी, ठीक है ना, एक होते हैं जिन्हें बोला जाता है आवृतमुखी। ठीक है, बहुत सिंपल है ये वाले, तो आपके बहुत थोड़ा आपका वो समृत विव्रत वाला दिक्कत देता है, ठीक है, बाकी तो सब सरल है। आवृतमुखी और व्रतमुखी। आवृतमुखी व्रतमुखी में क्या रहेंगे, जिसमें ओठ गोलाकार होंगे वो तो व्रतमुखी हो जाएंगे, व्रत की तरह अगर गोल है तो आपके व्रतमुखी हैं। जिसमें ओठों की आकृति गोलाकार नहीं है तो वो हो जाएंगे आपके आवृतमुखी। आ है नहीं है, आ नहीं है, ई नहीं है, ई हो, ठीक है ना, ये भी आपका नहीं है। ऊ ओठ गोलाकार हो गए, बड़ा ऊ ओठ गोलाकार हो गए, ए और बड़ी ए ओठ गोलाकार नहीं है। इसमें देखना ओ और औ यानी ओठ गोलाकार है, तो इन चारों में ओठ गोलाकार होंगे, इसमें ओठ गोलाकार नहीं होंगे, तो ये हो जाएंगे व्रतमुखी और ये हो जाएंगे आवृतमुखी। क्लियर है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलो इन्हें हटाते हैं। अब यहां पर देख लो उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के स्थान के आधार पर इन्हें कहां कहां रखा जाएगा, ध्यान रखना कहां कहां रखा जाएगा। ठीक है, तो उच्चारण ध्यान रखना, उच्चारण अगर मैं यहां पर देख लूं, ये बताओ मुझे, एक तो होते हैं कंठय ध्वनियां, ठीक है ना,
जो ध्वनियां कंठ से निकलेंगी वो कंठय ध्वनियां हैं। उसके अलावा एक होती है ना, बुलाता है तालव्य। तो तालव्य जिसमें तालु से ध्वनि निकलेगी वो तालव्य ध्वनियां हैं। एक ध्वनियां हैं जिन्हें बोला जाता है ओष्ठ्य, यानी जिसमें ओठों का प्रयोग किया जाएगा वो ओष्ठ्य ध्वनियां हैं। फिर एक हो जाएगी आपकी मूर्धा, जिसमें मूर्धा का प्रयोग किया जाएगा वो मूर्धन्य ध्वनियां हैं। उसके अलावा इसी वर्णमाला में एक आपका हो जाएगा कंठ तालव्य, ठीक है ना। एक आपकी है कंठ ओष्ठ्य, यानी कंठोष्ठ्य। तो कंठ प्लस ओष्ठ्य, तो एक आपकी कंठोष्ठ्य हो जाएंगी, ठीक है। पहले इन्हें देखते हैं, देखना। कंठ से जो ध्वनि निकलेगी, कंठ ये है, ठीक है, ये वाला हमारा कंठ है। इसके आगे जाएंगे तो ऊपर वाले मसूड़ों के बीच में जो जगह है वो तालु बोली जाती है। और जो मसूड़े सामने वाले होते हैं ऊपर वाले, जिसमें जीभ टकराए ट ठ ड ढ होता है, तो जीभ का अगला हिस्सा ऊपर वाले मसूड़े से टकरा के लुढ़क जाए वो मूर्धा है। और जो ओठों से ध्वनि बनेगी वो ओष्ठ्य है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अगर मैं बोला अ आ, अ आ ध्वनि कहां से बनी? कंठ से बनी। तो ये ध्वनियां कहां जाएंगी? आपकी कंठ में चली जाएंगी। क्लियर, ठीक है। फिर आया ई ई, ई बोल के देखना। ई ई, ई में क्या हुआ कि इसमें गले का प्रयोग तो हुआ नहीं है, इसमें जीभ और ऊपर की तालू के बीच में से हवा निकल के बन रही है। तो उसमें ध्वनि जो बनेगी वो तालू और जीभ के बीच में से ध्वनि बनेगी। बना के देख लो, ई। यानी आगे से मैंने जीभ जो थी कुल्लड़ की तरह बना ली और ऊपर उठा ली, तो हवा जो है नीचे सरक के आई नहीं आई है। तो उसी तरीके से ये ध्वनि जो है वो तालव्य ध्वनियां हैं, छोटी बड़ी बोली तो ई। अब जैसे आप व्यंजनों में जाओगे तो मतलब क्लियर है, जैसे च छ ज झ तालव्य, च छ, जीभ जो है तालु से छू रही है, लेकिन यहां पर क्या है, जीभ तालु से छू नहीं रही, लेकिन हवा जो है वो जीभ और तालु के बीच में से ध्वनि बना रही है। तो छोटी बड़ी किसमें जाएगी? तालव्य में। अब आता है ओष्ठ्य। ओष्ठ्य में देखना, ओष्ठ्य में उ, तो ओठों के आधार पर ये दोनों आपके वर्ड बने उ। अगर ओठ आप गोलाकार नहीं बनाओगे तो बना लोगे उ? बना के दिखा दो। अगर ओठ गोलाकार नहीं बनेंगे तो आपके उ वो भी आपके गोलाकार, मतलब आपके ओष्ठ्य नहीं बनने हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब बात आती है मूर्धा। तो मूर्धा में आएगा ऋषि वाला रे। जीव का अगला हिस्सा ऊपर वाले मसूड़ों से बार बार टकर आ रहा है, रे रे रे, है ना। तो ये मूर्धा हो गया, समझ में आ गया। अब बात आती है कंठ तालव्य। कंठ तालव्य में ध्वनि जो आएगी वो छोटी ए और बड़ी ए आएगी। ये क्यों आएगी? क्योंकि मुझे एक बात बताओ, अ प्लस ई मिलके क्या बने थे? ए बने थे। ई तो बना था, और उसके बाद अ प्लस ए बराबर फिर बड़ा ए बना था। तो ये तो हो गया कंठ, ये हो गया आपका क्या हो जाएगा? तालव्य। तो कंठ और तालव्य के मिलने से छोटी ए और बड़ी ए बनती है, तो ये ध्वनि आपकी कंठ और तालव्य कहलाएंगी। कंठ तालव्य ध्वनि, समझ में आ गया ना। उसी तरीके से कंठ प्लस ओष्ठ्य, कंठ में अ प्लस अ और ओष्ठ्य में ओ प्लस उ। जैसे मैंने बोला अ प्लस उ बराबर बनेगा ओ, ध्यान रखना ये कंठ है ये ओष्ठ्य है, तो इसमें आपका छोटा ओ और बड़ा ओ, ये कंठोष्ठ्य ध्वनियां हो जाएंगी, कंठ और ओष्ठ्य। इनका कोई समझने का फॉर्मूला नहीं है, केवल यही है कि छोटी ए आपकी अ प्लस ई से मिलके बनी है, तो अकंठ है, ई आपका कैसा है? तालव्य है, तो ये कंठ तालव्य कहलाएगा। इसमें आपका अ प्लस उ बराबर ओ आ रहा है, तो अ आपका कंठ है, उ आपका ओष्ठ्य है, तो इसमें आपका छोटा ओ और बड़ा ओ भी इसी में से बन जाएगा, तो ये हो जाएंगी आपकी कंठ ओष्ठ्य। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो ध्वनि बनी है, बची है, वो कौन सी बची है? एक तो है अनुस्वर। अब अनुस्वर में जो आएगा वो आपका छोटा अंग आ जाएगा, ऊपर जो बिंदी अनुस्वर है। और जो विसर्ग है, ठीक है ना, विसर्ग में जो आएगा वो आएगा आपका बड़ी अंग। तो ये विसर्ग में जाएगा, ये अनुस्वर में जाएगा, और दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो ये जाते हैं अयोगवाह। तो इन्हें हम जो है अयोगवाह ध्वनि के रूप में जानते हैं, किन्हें? अनुस्वर को और विसर्ग को। क्लियर, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। उसके अलावा और तो इसमें कुछ बता नहीं है, क्लियर हो गया। सभी स्वर, अब यहां देखना, सभी स्वर जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण मतलब जिनमें कम ध्वनि निकले उन्हें अल्प प्राण बोलेंगे, जिनमें ज्यादा ध्वनि यानी जिनमें कम हवा निकले, कम हवा निकले वो अल्प प्राण है, जिनमें ज्यादा हवा निकले उन्हें महाप्राण कहा जाता है। तो ये सभी जो है वो क्या है? अल्प प्राण है, ठीक है। और सभी जो ध्वनियां हैं वो आपकी सघोष हैं। ये क्वेश्चन और एग्जाम में बन जाता है कि सभी स्वर आपके अल्प प्राण है और सभी स्वर आपके कैसे हैं? सघोष हैं, क्योंकि एक घोष होते हैं एक सघोष होते हैं, सॉरी एक अघोष होते हैं एक सघोष, या फिर इन्हें हम घोष भी बोल देंगे।
तो ये चीज इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। एक इसमें आगत स्वर और होता है, कौन सा स्वर होता है, आगत स्वर। और आगत स्वर कौन सा होता है, ये वाला ओ वाला। जैसे हमने बोला डॉक्टर, तो डॉक्टर में ये लग गया ओ वाला, तो इसे बोल देंगे हम आगत स्वर बोलेंगे, तो ये आपका हो जाएगा आगत स्वर, ठीक है। ये पूरे आपके स्वर हो गए कंप्लीट। शायद इसमें कोई टॉपिक नहीं छूटा होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और वीडियो अगर आपकी समझ में आई है तो इसको लाइक जरूर कर देना, ठीक है, शेयर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है ना। और जो नए लोग हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये हमारा जो वर्णमाला का पहला टॉपिक था स्वर। अगला टॉपिक रहेगा हमारा व्यंजन, जो मैं कल शुरू करूंगा आपका। तो कल वाली वीडियो में आपके में व्यंजन आ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है बस कमेंट करके और बता देना एक बार। अगर कोई कमी आपको लगी हो तो वो भी बता देना। तो वो राइटिंग जो है उसमें थोड़ी दिक्कत है, मैं आपको सीधा बताऊं। बाकी इसके अलावा आपकी समझ में कोई चीज नहीं आ रही है, कोई आपको टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो, ठीक है। मिलते हैं कल।